मैंने पेज नंबर 179 पे था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज आवाज आ रही है। पेज नंबर 179 तक पहुंचे थे। एक नजर पिछले पेजेस देखो, क्या क्या बात हुई। पेज 168 पे जाओ। शेयर्स में इंक्रीज डिक्रीज की बहस हो रही थी। कौन से 3 रीजन से इंक्रीज हो जाता है? इश्यू फॉर वैल्यू से मतलब क्या है? नहीं, ब्रैकेट देखना ना, ब्रैकेट देखना। शेयर इश्यू किए फुल मार्केट वैल्यू पे, इश्यू फॉर नो वैल्यू का मतलब शेयर इश्यू किए लेकिन पैसे नहीं दिए। एग्जांपल्स क्या हैं? बोनस शेयर है और शेयर स्प्लिट है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इश्यू क्या है? फॉर वैल्यू और फॉर नो वैल्यू मिक्स हो गए। एग्जांपल क्या? एग्जांपल राइट शेयर्स में फिर करते क्या? राइट शेयर्स में फिर अलग कर लेते हैं ना, इश्यू फॉर वैल्यू अलग हो जाता है और फॉर नो वैल्यू अलग हो जाता है। ठीक है, फिर डिक्रीज की 2 रीजन है। शेयर बाय बाय की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट का मतलब ये है कि शेयर्स कम हो जाते हैं और पैसे क्योंकि जा रहे हैं, इसलिए फॉर वैल्यू है लेकिन फॉर वैल्यू इंक्रीज नहीं है, फॉर वैल्यू रिडक्शन है। ठीक है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, टाइम वेट करेंगे माइनस करेंगे, और फाइनली लास्ट शेयर कंसोलिडेशन क्या चीज है? नॉट फॉर वैल्यू है लेकिन नॉट फॉर वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज है? तो इसका टाइम वेट नहीं करेंगे, प्रायर ईयर में एडजस्ट करेंगे और प्लस की बजाय माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने किया, ये पेज नंबर 165 पे पढ़ा। अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला था हमारा बेसिक, मतलब पहले तो सिंपल फॉर्मूला अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है, लेकिन पेज 165 पे उनको जरा वर्ड्स को अगर डिटेल में एक्सप्लेन कर लें तो नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स लेते हैं और डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो नीचे इसी पेज पे देखा थोड़ा सा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाते हैं और उसमें से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड हो तो माइनस कर लेते हैं। रिडीमेबल का भी माइनस करते हैं, वो पहले ही हो गया होता है। लेकिन ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव की बहस आ जाए तो पेज 165 के एंड पे दोबारा पढ़ने, फिर एक क्वेश्चन करना जिसमें दोनों चीजें दोबारा आएंगी। पढ़ने जरा ढूंढ कर, अगर नॉन कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो तो उनका डिविडेंड माइनस तो करेंगे, लेकिन कब? जब डिक्लेयर हो जाएगा। नॉन कम्युलेटिव का मीनिंग वैसे क्या है? अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो फिर अगले साल में नहीं मिलना, तो अगर इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ तो इसका मतलब देना भी नहीं है, तो अगर डिक्लेयर हुआ होगा तो देना है, इसलिए तभी माइनस करेंगे। कम्युलेटिव क्या है? अगर इस साल नहीं भी दे सके तो अगले सालों में देना है, इसलिए वो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, जिस साल से रिलेटेड है उसी साल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ आप देख के बताएं नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और माइनस ये रिडीमेबल प्रेफरेंस है, लेकिन फिर वो ये ढूंढ लिया करेंगे कि कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है। नॉन कम्युलेटिव है तो डिक्लेयर ढूंढा करेंगे, और अगर कम्युलेटिव है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेयर्ड और नॉट माइनस करते हैं। फिर देन बेस में लेना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इस पर फिर डिटेल बात हुई है पिछले दिनों में, तो उसके लिए फिर हम देखा करेंगे कि फॉर वैल्यू है फॉर नो वैल्यू है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग करेंगे। थोड़ी सी बस 2-3 पॉइंट्स और पढ़ने फिर क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 179 का है। आ जाए सर, आ जाए।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट से करते हैं सर। पेज नंबर 179 के एंड पे हूं मैं, एक हेडिंग लिखी हुई है एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। टोटल अर्निंग्स, फार्मूले में दो ही चीजें अर्निंग्स है और शेयर्स है, तो थोड़ी देर के लिए दोबारा से अर्निंग्स पे बात होने लगी। टोटल अर्निंग्स फिगर इज द प्रॉफिट और लॉस कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एक सेकंड जरा बोर्ड को देखो। समटाइम्स कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रही होती है, जिन्हें फिर मल्टीनेशनल कंपनीज बोला जाता है। क्या मतलब बनेगा मल्टीनेशनल कंपनी? दुनिया के बहुत से मुल्कों में बिजनेस अगर कोई कंपनी कर रही है, एक से ज्यादा मुल्कों में अगर बिजनेस कर रही है, तो ऐसी कंपनी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी। ये फॉर एग्जांपल नेस्ले, यूनिलीवर वगैरह जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है, पाकिस्तान के अलावा भी इनके बिजनेसेस है। तो अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने ड्यूरिंग द ईयर अपना किसी मुल्क में बिजनेस स्टॉप किए, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने अपने दुबई ऑपरेशंस बंद किए, बिजनेस बंद कर दिए, पूरा बिजनेस बंद नहीं किया, अपने ऑपरेशंस किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बंद किए, तो जिस जगह पे ऑपरेशंस बंद किए उस जगह को फिर कहेंगे कि उस जगह पे उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। तो लेट्स से अगर दुबई ऑपरेशन स्टॉप हो गए, तो वर्ड यूज होंगे कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हो गए दुबई में, दुबई के ऑपरेशंस डिसकंटिन्यूड हो गए। जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, बिजनेस एज अ होल बंद नहीं हुआ, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बंद हो गए, फिर जहां जहां बंद नहीं हुआ उन जगह के ऑपरेशंस को क्या कहेंगे? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी कंपनी ने किसी जगह बिजनेस अपना स्टॉप किया है, तो फिर ये स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के प्रॉफिट अलग बताने हैं और कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के जो प्रॉफिट है वो अलग बताने हैं। वैसे तो ये स्टैंडर्ड है, ये पूरी डिटेल में नहीं, सिलेबस में नहीं है, ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का इसका अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी कंपनी ने अपने किसी जगह पे बिजनेस बंद किए हैं, तो उस जगह को क्या कहेंगे कि हम उस जगह के ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू किया, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहलाएंगे, और जहां जहां बिजनेस होता रहा उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। तो प्रॉफिट्स जो फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग बताने होते हैं और प्रॉफिट्स या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग बताने होते हैं। ऑब्वियसली दोनों को इकट्ठा करके बिजनेस का टोटल प्रॉफिट होता है। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट्स किन दो प्रॉफिट्स का सम होगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। लेकिन प्रेजेंटेशन अलग इसलिए दिखानी होती है ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल सके कि जो ऑपरेशंस इस साल बंद हो गए उनके अगले साल में ऑपरेशंस ना हो, उस जगह पे अगले साल ऑपरेशंस ना होने की वजह से वहां से कोई प्रॉफिट लॉस अब एक्सपेक्टेड नहीं है। अगले सालों में प्रॉफिट लॉस कहां से बस एक्सपेक्टेड होगा? जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। बिजनेस का अगर कोई ऑपरेशन किसी साल में बंद हो जाए, तो इट इज रिक्वायर्ड कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट अलग बताना है और कंटिन्यूइंग का अलग बताना है। ऑब्वियसली दोनों को इकट्ठा करके ही प्रॉफिट होता ही है। अगर इस तरह से सिचुएशन हो जाए हमारे क्वेश्चन में, तो इसको जरा ज़हन में रखिए। पूरा लास्ट पैराग्राफ पढ़ा। Total earnings is the profit or loss from continuing operations after deducting tax and preference dividend. After deducting tax का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, एंड डिडक्टिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब अगर ये रिडीमेबल होगा तो लेस करना। अब जरा 2 मिनट जरा पेज पूरा हो जाए फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर देयर इज अ नेट लॉस, क्या फिर ईपीएस बताना नहीं? अगर लॉस है प्रॉफिट की जगह, तो फिर ईपीएस पॉजिटिव फिगर की बजाय नेगेटिव हो जाएगी। तो ईपीएस कैलकुलेट होनी है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर लॉस होगा तो फिर नेगेटिव फिगर प्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है लास्ट पैराग्राफ, अर्निंग्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का ब्रैकेट में इफ अ सेगमेंट ऑफ बिजनेस इज क्लोज्ड, फॉर एग्जांपल दुबई ऑपरेशन, ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशंस, अमेरिकन ऑपरेशंस, पाकिस्तानी ऑपरेशंस। अब ब्रैकेट के बगैर अर्निंग्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर डेल्ट विद सेपरेटली, और आखिरी सेंटेंस अंडरलाइन करना, एन ईपीएस फ्रॉम एनी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। होना इस केस में ये है कि एक ईपीएस आएगी
कंटिन्यूड ऑपरेशंस की, और एक दूसरी अलग ईपीएस कैलकुलेट होगी। कंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस कैसे स्टार्ट होगी? प्रॉफिट या लॉस ऑफ कंटिन्यूड ऑपरेशंस डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और डिसकाउंटेड ऑपरेशंस की ईपीएस कैसे आएगी? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकाउंटेड ऑपरेशंस डिवाइड बाय शेयर्स का इशू नहीं है, शेयर्स वही आएंगे बेस में, लेकिन प्रॉफिट्स बस अलग-अलग कर लेंगे। तो इसमें कोई साइंस नहीं, भी थोड़ा सा पढ़ना फिर एग्जांपल करनी है। नेक्स्ट पेज पर total earnings figure must be adjusted for the interest of preference shareholders before it can be used in EPS calculation. redeemable लेस करेंगे या redeemable माइनस करेंगे? कौन से माइनस हो चुके होंगे, कौन से हम माइनस करेंगे, वो कब करेंगे? अगर कम्युलेटिव है तो वेदर नॉट डिक्लेयर्ड माइनस करेंगे, और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो डिक्लेयर होंगे तो लेस करेंगे। अब प्रॉब्लम बस एक ये है जो इस वक्त हमने रिजॉल्व करनी इस पेज पे। बोर्ड पे जरा देखो, ईपीएस दो हो जाएंगे। ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, और दूसरे वर्ड्स बोले गुड एफर्ट्स है, लेकिन दोबारा स्टार्ट करें, बोल नहीं पाए। ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। कंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस करना क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाना। अगर कंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ कंटिन्यूड ऑपरेशंस, और अगर हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की वर्किंग कर रहे होंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ही होना दोनों केसेस में। प्रॉब्लम से इसका ये डिस्कस करना है कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो तो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, वो फिर कहां से माइनस करेंगे? दोनों प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे, यहां से भी माइनस कर देंगे, यहां से भी माइनस कर देंगे। आपका क्या नहीं, दोनों से तो माइनस नहीं हो सकता, डबल हो जाएगा। प्रॉफिट में से माइनस होना है, लेकिन अगर कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड अलग है तो उसकी ईपीएस अलग बतानी है। उस केस में फिर दोनों में से माइनस नहीं करेंगे, उस केस में फिर एक से ही माइनस हो सकता है। और किस एक से माइनस करेंगे? फिर डिसकंटिन्यूड से नहीं माइनस करते, फिर कंटिन्यूड से माइनस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कौन से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस होता है? इररिडीमेबल। लेकिन अगर ये अलग-अलग प्रेजेंटेशन हो रही है, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड सवाल ही पता होता है कंटिन्यूड से माइनस करें या डिसकंटिन्यूड से। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ही कहता है ये सर्टिफिकेट कि आप किस में से माइनस करें, कंटिन्यूड में से माइनस करें। तो बस इसको हमने एड्रेस करना, देखिए दो तीन एग्जांपल्स देखने, फिर इंशाल्लाह भी क्वेश्चन करते हैं। कौन सी हेडिंग में इस वक्त हम प्रेफरेंस शेयर्स वाली हेडिंग जरा कुछ रिवाइज भी करना चाहिए। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी क्लासिफाइड एज आइदर इक्विटी और लायबिलिटी। कब इक्विटी कब लायबिलिटी? बोला करें यार, खुदा के लिए बोल रहे हैं यार, कोशिश करके देखें सर। कुछ बोल रहे साथ वाले से, कुछ बोल रहे साथ वाले का नाम उसको बता दें, उससे नाम पूछ लें, तो बोल के देखें तो बोला जाता भी है कि नहीं। अच्छे बोले बोलते बोलते आए थे। कब इक्विटी कब लायबिलिटी भाईजान? भाईजान जब ये रिडीमेबल होंगे तो इक्विटी होगी, जब वो होंगे तो लायबिलिटी होगी। वो का नाम बता दें, बस यही बात थी सर। कोशिश की है तो अल्लाह का शुक्र बोला, लेकिन मेजोरिटी बन सके मेरे से जीतने की कोशिश की है, मैंने फिर नहीं बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ, if a class of preference shares is classified as equity, मतलब irredeemable preference shares, any dividend relating to that share is recognized in equity। ऐसे ही changes in equity ज़हन में बनाएं। irredeemable preference का डिविडेंड है, irredeemable preference shares का डिविडेंड है, तो changes in equity में ही retained earnings से कॉलम में ही आएगा before ordinary dividend। तो अगर irredeemable preference shares हैं तो उसका डिविडेंड भी इक्विटी में आएगा, और any such dividend must be deducted from, इसको अंडरलाइन करें, from continuing operations। if class of preferences is classified as liability, इसका मतलब irredeemable any dividend relating to that share is recognized as finance cost in the statement of, ऐसे ही होता है। it is already deducted from the profit or loss from continuing operations and therefore not adjustment is required। इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट में से, फाइनेंस कॉस्ट में शामिल होकर प्रॉफिट में से लेस हो गया होगा, और वो कंटिन्यू ऑपरेशंस में से ही लेस होगा। आ जाए एग्जांपल, इन द ईयर एंडेड 31 December 2011 एंटिटी G मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3.5 million, 35 lakh,
Of this 3 million was from continuing operations and 5 lakh from discontinued operations. बस इस तरह से अगर ब्रेकअप दिया होगा तो अपने अलग वर्किंग कर लेंगे. It paid ordinary dividend of 1,50,000 and preference dividend of 65,000. The preference shares underlying are correctly classified as liability. Entity G had 1 million ordinary shares in issue throughout the year. Solution एक बना हुआ लेकिन उसमें रिक्वायर्ड आपसे ये है कि मुझे जरा ईपीएस कैलकुलेट करना है. आपके पास लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, आप मुझे जरा डाटा देख के गौर से ईपीएस की वर्किंग्स करूंगा. ईपीएस एक ही कैलकुलेट करूंगा या दो हिस्सों में लगा कैलकुलेट करूंगा? किस की वर्ड बोलेंगे? कंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस लगा आ जाएगी और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस लगा आ जाएगी. फार्मूला वही है, बस आपने कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड को अलग प्रेजेंट करना. तरीका क्या होगा? डाटा देखें, प्रॉफिट बताएं ऑफ कंटिन्यूड ऑपरेशंस. 3 मिलियन या 3.5 मिलियन? 3.5 मिलियन क्या था टोटल मिला के था. हमें इसका फिर ब्रेकअप चाहिए होगा. 5 लाख किसका है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का है. देन 2 डिविडेंड्स दिए हैं. सोच के बताइएगा 1.5 लाख की ऑर्डिनरी डिविडेंड का क्या करूं? 1.5 लाख के ऑर्डिनरी डिविडेंड का क्या करूं? प्लस करूं, माइनस करूं या इग्नोर करूं? प्लीज ध्यान में आ जाएगा. पेज नंबर 165 ढूंढना. हमने जो प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स लेना है. उसमें से सब कुछ माइनस करना है सवाए किसके? ढूंढेंगे तो कहाँ? ये पेज नंबर 165 पे कौन सी लाइन? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर में कौन सा सेंटेंस है? मेरा ख्याल है पहला है. जो प्रॉफिट हमने लेना है, इट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑर्डिनरी डिविडेंड. किसको डिविडेंड देने से पहले प्रॉफिट्स निकालना है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. तो ऑर्डिनरी डिविडेंड का दिया हुआ है तो एपीएस की वर्किंग में उसका कुछ भी नहीं करना. माइनस नहीं करना होता है. कौन सा माइनस करना होता है? ये रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड. तो ऑर्डिनरी डिविडेंड को सिंपली क्या करना है? इग्नोर करना है. 65,000 ढूंढना. 65,000 माइनस करवा दें. और यार ये तो माइनस करवाएंगे, ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड है. हाँ जी, ये कौन सा है? ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का है. देयरफॉर 3 मिलियन में से ऑलरेडी लेस हो चुका होगा. 1.5 लाख क्यों नहीं लेना? ऑर्डिनरी का तो कंसीडर ही नहीं करना. प्रेफरेंस तो कंसीडर करना होता है, लेकिन कौन से वाला? और ये कौन सा है? ये कैसे पता चला कि मैं रिडीमेबल है? ये लायबिलिटी क्लासिफाई हुआ है. देयरफॉर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, व्हिच मींस उसे 3 मिलियन और 5 लाख बस एज इट इज होगा. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना. अब शेयर्स दिए में एज इट इज, हम यही अज्यूम करेंगे कि इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये शेयर्स पूरा साल एज इट इज आउटस्टैंडिंग रहे हैं. 1 मिलियन शेयर्स एज इट इज दोनों में आ जाने. शेयर्स की कोई अलग से बहस नहीं है. जो शेयर्स कंटिन्यूड ऑपरेशंस में आएंगे वही डिसकंटिन्यूड में भी आ जाएंगे, व्हिच मींस 3 पर शेयर इज ईपीएस फ्रॉम continued operations and 0.5 is the EPS from discontinued operations. and obviously बोर्ड पे जरा देखें, इन दोनों को अगर टोटल करना है तो 3.5 is the total earnings per share. ठीक है. एक आखिरी सेंटेंस ढूंढे इस पेज के एंड पे 180. preference shares classified as liability should have already been deducted from. इसलिए दोबारा लेस करने से डबल हो जाएगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट पेज पे जनरल स्टूडेंट्स. ओके, ये सेम डेटा आपके सामने दोबारा, बस इसमें जो डिफरेंट चीजें वो जरा ढूंढना कहीं. फोर्थ लाइन प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्लासिफाई होते हैं एज इक्विटी तो देन फिर क्या चेंज आएगा? बस किस में से माइनस करेंगे? कंटिन्यूड से माइनस किया करेंगे, डिसकंटिन्यूड से? कंटिन्यूड से माइनस किया करेंगे, व्हिच मींस 3 मिलियन माइनस 65,000 हो जाएगा. और 5 लाख में से भी 65 लेस हो जाएगा. अगर ये इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे और हम अलग-अलग ईपीएस कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड की कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इफेक्ट, ये इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड का इफेक्ट हम कंटिन्यूड ऑपरेशंस बस में लेके बात खत्म करते हैं. ठीक हो गया.
तो डिफरेंस अब क्लियर हो गया प्लीज? देन पेज नंबर 181 के मिड में आ रहा है, हेडिंग लिखी हुई रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स। ये रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड है ना कभी आपने? क्या मीनिंग होता है इसका? पिछले सालों में एडजस्टमेंट, पिछले सालों में एडजस्टमेंट करते हैं हम ईपीएस की वर्किंग करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगर हो तो पिछले सालों में जाते हैं कि नॉट फॉर वैल्यू या फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू भी पिछले सालों में जाते हैं और नो वैल्यू भी जाते हैं पिछले सालों में। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, इसको आपने जब पढ़ना है तो कंसंट्रेट बस करना, पता है आपको सारा है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो बस इंग्लिश में है, उसको जरा ट्रांसलेट करना। दोबारा जरा बहस आ रही है शेयर्स की तरफ। इफ द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन बोनस, एक ही चीज है ये, दो चीजें, कैपिटलाइजेशन इशू, बोनस इशू, एक और नाम भी है इसका, सिक्योरिटी। मीनिंग क्या है इसका? एक रजिस्ट्री शेयर और शेयर दे दिए हैं और पैसे नहीं दिए, बोनस शेयर। हाँ जी, फॉर वैल्यू या फॉर नो वैल्यू? ईपीएस के अगर एंगल से देखें तो फॉर नो वैल्यू शेयर, इसे तो अंडरलाइन करते जाइएगा। इफ द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, बोनस इशू और शेयर स्प्लिट, इन दोनों से, बोनस इशू हो या शेयर स्प्लिट हो, शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? शेयर स्प्लिट से भी शेयर बढ़ेंगे, शेयर स्प्लिट से भी शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, शेयर्स बढ़ेंगे, पैसे नहीं आएंगे, दोनों में कॉमन ये फॉर नो वैल्यू और डिक्रीज एज रिजल्ट ऑफ रिवर्स शेयर स्प्लिट। क्या चीज है? शेयर कंसोलिडेशन, ब्रैकेट पढ़ो, शेयर कंसोलिडेशन कल वर्ड आया था, शेयर रिवर्स शेयर स्प्लिट। अब ये जो उसने डिक्रीज की रीजन बताई है, क्या ये फॉर वैल्यू डिक्रीज है या फॉर नो वैल्यू डिक्रीज है? इन अदर वर्ड्स आपने जितना भी ये पढ़ा है, चाहे वो इंक्रीज के एंगल से लिखा हो या से, ये फॉर नो वैल्यू की बात होगी। बोनस शेयर हो, शेयर स्प्लिट हो या शेयर कंसोलिडेशन हो, इनमें कॉमन क्या है? ये फॉर नो वैल्यू। डिफरेंस डेफिनेटली क्या है? शेयर कंसोलिडेशन से शेयर्स कम होंगे और शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर से शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन इनमें कॉमन बहस क्या है कि इशू फॉर या डिक्रीज फॉर नो वैल्यू, फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट। अब इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, आपको पता है फॉर नो वैल्यू को क्या होता है? फॉर नो वैल्यू को क्या होता है? अच्छा, पिछले सालों में जाके एडजस्टमेंट करते हैं और टाइम वेट नहीं करते, टाइम वेट नहीं करते करंट ईयर में, और पिछले सालों में भी जाके एडजस्ट करते हैं। तो किसकी बहस इस वक्त नहीं हो रही? फॉर वैल्यू या फॉर वैल्यू इशू एंड फॉर वैल्यू डिक्रीज की कोई बहस नहीं। जो भी बहस है वो फॉर नो वैल्यू, चाहे इंक्रीज आ रहा हो या डिक्रीज आ रहा हो, इन्होंने पिछले सालों में जाकर एडजस्ट होना। वो कहते थे कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस फॉर ऑल प्रायर प्रेजेंट पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। यहां तक मेरा ख्याल है कि आपको सबको ये पता है। क्या इन शेयर्स की वजह से पिछले सालों में जाना पड़ता है? कितने पिछले साल? जितने प्रेजेंट हो रहे हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें 2015 के साथ साथ 14 और 13 में भी थे, तो जहां तक जाना है पिछले सारे साल एडजस्ट होने, जितने भी प्रेजेंट होने, ऑल प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, अब एक चीज आगे है, और चेंजेस इन इक्विटी में जो बहसें हुई हैं वो जरा ज़हन में लानी पड़ेंगी। इफ दीज चेंजेस अकर, कौन सी चेंजेस? इफ दीज चेंजेस, ये वाली कौन सी भाईजान? फॉर नो वैल्यू यार, फॉर नो वैल्यू वाली। इफ दीज चेंजेस, फॉर वैल्यू वाली कोई बहस नहीं होती। इफ दीज चेंजेस अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। कभी ये वर्ड्स आपने मेरे से पहले सुना? जाने दे यार, कहाँ सुने? If the dividend is declared after the reporting period, but before the financial statements are authorized for issue, then that dividend is disclosed या recorded. अगर डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथराइजेशन से पहले पहले हो गया है, तो क्या उस डिविडेंड को
रिकॉर्ड करते हैं या उस डिविडेंड को सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं? डिविडेंड रिकॉर्ड कब करते हैं? जब डिक्लेयर होता है, और अगर डिक्लेयर ही बैलेंस शीट डेट के बाद हो तो फिर उसे अगले साल में रिकॉर्ड करते हैं, और जिस साल से रिलेटेड होता है उस साल में सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। ऐसे ही सर, एक मैंने डायग्राम आपके सामने खोली है, ये किसी जमाने में आपने मेरे साथ बनाई थी। इसमें ईयर एंड ढूंढ के पता रखा जल्द से। इतने सारे ईयर एंड हैं, कौन कौन सा बताएं यार, खुदा के लिए भाईजान, एक ही ईयर एंड है यार, 30 जून 2022 तक है। ये स्टार्ट कब हो रहा है, ढूंढ के बताएंगे। कहीं इधर उधर से ढूंढ के बताया जरा, डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ? नहीं है, सही तरह जरा देखो, कहीं ढूंढे इधर उधर। ये कौन सा सवाल है, ये किसके पेज पे लिखा हुआ? वो इसी के ऊपर ढूंढना है यार। 4 अक्टूबर लिखा हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ यार? 4 अक्टूबर। ऐसे ही हुआ? किस साल का डिविडेंड 4 अक्टूबर को डिक्लेयर हुआ? 2020 वाला या 2022 वाला? 2022 वाला कब डिक्लेयर हुआ? 2023 में किस डेट पे हुआ? 4 अक्टूबर। इसकी एंट्री किस दिन करेंगे? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को एंट्री करेंगे, लेकिन ये है किस साल का? 22 का मतलब 30 जून 22 वाले साल का है, तो उस वाले साल में जाके इसका क्या करेंगे? सिर्फ एक इंग्लिश में लाइन लिख देंगे कि मैनेजमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट। यहीं से ये बात इस तरह शुरू हुई। तो यहाँ तक अभी हमें क्या पता है कि डिविडेंड की एंट्री कब करते हैं? जब डिक्लेयर, और अगर वो डिक्लेयर हो बैलेंस शीट डेट के बाद तो फिर उसकी एंट्री अगले साल में होगी जिस साल में वो डिक्लेयर होता है। ये फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है इंटरम? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। इंटरम कब डिक्लेयर हो जाता है? जिस साल का उसी साल हो जाता है, लेकिन फाइनल नॉर्मली जिस साल का हो उससे अगले साल में डिक्लेयर हो रहा होता है, इसलिए हम अगले साल में जाके एंट्री कर रहे होते हैं। आपको कुछ याद आ गया? लेकिन आप बताए इफ दीज चेंजेस अकर, कौन से चेंजेस? फॉर वैल्यू, फॉर नो वैल्यू? फॉर नो वैल्यू, सिर्फ फॉर नो वैल्यू आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इश्यू। ऑथराइज्ड फॉर इश्यू का मीनिंग क्या होता है? साइन, मैनेजमेंट ने साइन कर दी। कब के, किस डेट के बाद हुआ है, लेकिन किससे पहले हो गया? ईयर एंड के बाद हुआ है, लेकिन साइनिंग से पहले हो गया। The per share calculation for any prior period financial statements shall be based on, ये अंडरलाइन करें से दूसरा है, on the new number of shares। अब ये जो बात लिखी हुई है इसको ध्यान से सुनना है। डिविडेंड दोबारा जहन में लाएं जरा। डिविडेंड्स की दो मेन टाइप जरा जहन में रखें, एक होता है कैश डिविडेंड, एक बोनस शेयर। बाकी ठीक है, शेयर स्प्लिट भी है, शेयर कंसोलिडेशन भी है, लेकिन बात समझने के लिए जरा बोनस शेयर जहन में लाएं। बोनस शेयर वर्ड सुना? बोनस शेयर की कोई एंट्री होती है? डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल, कैश डिविडेंड की कोई एंट्री? डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, फिर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। डिक्लेरेशन पे दो एंट्रीज हैं रखें, नंबर 1 कैश डिविडेंड, डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, और बोनस शेयर्स, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल। अगर ये डिविडेंड्स चाहे कैश डिविडेंड चाहे बोनस शेयर हो, अगर ये डिविडेंड्स बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुए एज अ फाइनल डिविडेंड, तो डेफिनेटली इनकी एंट्री आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करेंगे। डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये एंट्रीज करेंगे। अब यहां हमारी कोई कैश डिविडेंड की बहस नहीं हो रही, ईपीएस के एंगल से अगर बहस हो रही है तो फॉर नो वैल्यू में बोनस शेयर होंगे। बाकी शेयर स्प्लिट भी हो सकता है, शेयर कंसोलिडेशन भी हो सकती है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैं क्या ध्यान में रखना चाह रहा हूं, बोनस शेयर्स। अगर बोनस शेयर्स बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुए हैं तो इसकी एंट्री कब करेंगे आप? जिस साल डिक्लेयर हुआ है उस साल। नहीं, अभी यहां ना पढ़े जो लिखा हुआ, पहले पुराना जहन में सही तरह ढूंढना, कहीं से इधर उधर से कैसे ढूंढना। बोनस शेयर्स अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है, बोनस शेयर्स का डिविडेंड अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ तो ये एंट्री आप कब करेंगे? जिस वक्त डिक्लेयर हुआ मींस अगले साल जब ये डिक्लेयर हुआ तब करेंगे। ऐसे ही। अब लेट्स से 2022 का 22 के बोनस शेयर्स हैं, लेकिन वो 23 में डिक्लेयर हुआ, तो ऑब्वियसली हम बोनस शेयर्स की एंट्री 2023 में, किस साल में?
22 के 23, अब 22 और 23 में रखा। तो एंट्रीज वैसी करनी है जैसे हमें पहले पता। अब जरा ईपीएस की कैलकुलेशन ध्यान में, ये बोनस शेयर्स कब डिक्लेयर हुए? 23 में। लेकिन बोनस शेयर अगर 23 में डिक्लेयर हुआ तो क्या 23 में, 22 नहीं 23 में जब आप ईपीएस की वर्किंग कर रहे होंगे, 23 में जब आप ईपीएस की वर्किंग कर रहे होंगे तो क्या इन बोनस शेयर्स का इफेक्ट आप 2022 में लेके जाएंगे? 2023 में जब आप बोनस शेयर्स तो ईपीएस में वर्कआउट आप कर रहे होंगे तो क्या उसके कंपैरेटिव में 2022 में एडजस्ट कर रहे होंगे? और अगर कंपैरेटिव में 2021 भी आ रहा होगा, 2020 भी आ रहा होगा, तो बोनस शेयर्स अगर 2023 में डिक्लेयर हो तो आप 2023 में उसकी एंट्री करेंगे, इसकी बहस नहीं हो रही। ये वही है जो आपको पहले पता। ईपीएस की वर्किंग अगर आप 2023 में करेंगे तो 2023 में अगर बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुए, बोनस शेयर्स का डिविडेंड दिया गया है, तो आप अपने ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ बोनस शेयर्स। लेकिन साथ साथ पिछले सालों में भी उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, एंड पिछले साल मींस 22, 21 एंड सो ऑन। यहां तक कुछ मैंने गलत कहा? लेकिन अब दूसरी चीज अगर आगे गौर से सुनो, अब अगर हमें पहले ही पता चल गया डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले अगर डायरेक्टर्स ने बोनस शेयर्स अनाउंस कर दिए हैं तो 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हमारे पास होंगी, अभी वो फाइनल हुई नहीं है, अभी साइनिंग रहती है। डायरेक्टर्स ने क्या किया है, बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर दी है 23 में, लेकिन 23 में 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज होने से पहले। अब क्योंकि इसने, अगर हम 2023 में भी बोनस शेयर्स की एडजस्टमेंट करेंगे ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए तो 2022 में जाना ही है, ये बात फाइनल है। अगर किस साल भी करेंगे तो किस साल जाना ही है। तो इसलिए क्योंकि अभी 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हालांकि ये बोनस शेयर बाद में डिक्लेयर हुए हैं लेकिन किससे पहले हुए? ऑथराइजेशन से, विच मींस 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो क्योंकि इनका इफेक्ट 22 में आना ही है, आना ही है। क्यों आना है? इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होना। तो 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो देयरफॉर हम इसे 22 में इनकॉर्पोरेट करके ही शेयर होल्डर्स को भेजेंगे। दोबारा एक्सप्लेन, अगर बोनस शेयर बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है तो इसकी एंट्री कब करेंगे? 23 में करेंगे। 22 के अगर 23 में डिक्लेयर हुआ है तो 23 में एंट्री करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ईपीएस की वर्किंग करते हुए अगर कोई फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट, तो बैलेंस शीट डेट के बाद शेयर सेपरेट हो जाए, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई शेयर कंसोलिडेशन हो जाए, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई बोनस शेयर्स आ जाए, ये तीनों मैंने कुछ चीज की एग्जांपल्स बोली फॉर नो वैल्यू, इन्होंने क्योंकि पिछले सालों में आना ही है। और अगर 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास है क्योंकि अभी ऑथराइज नहीं हुई तो हम इसी साल, किस साल, 22 या 23, 22 ही की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईपीएस की वर्किंग करते हैं, इनको अपनी ईपीएस की कैलकुलेशन में कंसिडर करके ईपीएस निकाल लेंगे। अगर हम इस साल नहीं भी निकालेंगे तो क्या हमें अगले साल जाके कंपैरेटिव रीस्टेट करने पड़ेंगे? तो रादर देन कि हम 23 में जाके कंपैरेटिव रीस्टेट करें, हम किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ही ये एडजस्टमेंट कर देंगे। 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डबल एंट्री नहीं करेंगे। डबल एंट्री कब होती है? जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, और डिविडेंड डिक्लेयर अगर हुआ बैलेंस शीट के बाद तो अगले साल की एंट्री होगी। सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन में अगर दीज चेंजेस अकर, अब जरा वर्ड्स पढ़ें दोबारा, सेकंड पैराग्राफ से इतना पढ़िए। इफ दीज चेंजेस अकर, कौन से दीज चेंजेस? इफ दीज चेंजेस अकर, कौन सी चेंजेस? फॉर नो वैल्यू आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, 22 के बाद, बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, साइनिंग से पहले पहले, the per share calculation of those and any prior period financial statement shall be presented on the basis of new number of shares। अब ये मेरा ख्याल है वर्ड समझ आ गए, बाकी इसकी एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या वो फिर मैं फिगर से समझाता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या 22 के बाद जो 23 में बोनस शेयर्स अनाउंस हुए हैं उनकी क्या एंट्री कर लेनी? 22 में एंट्री 23 में ही करेंगे, लेकिन ईपीएस की वर्किंग करते हुए, नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करते हुए, 2022 की ईपीएस कैलकुलेट करते हुए
इन्हें क्यों कंसिडर करेंगे? ये तो बाद में हुआ यार, ये हुआ तो बाद में है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली होनी होती है। इसकी 21 साल की ही ईपीएस को ठीक करके ही भेजेंगे, 22 की ईपीएस को ही ठीक करके वैसे ही भेजेंगे जैसे मैं पता। तो कैलकुलेशन का कोई नया तरीका नहीं है, वैसे ही कैलकुलेशन होनी है। लेकिन अगर बोनस शेयर बैलेंस डेट के बाद भी है तो उन्हें ईपीएस की कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। सेंटेंस पूरा कर लें, बाकी भी डिस्कस करते हैं। The fact that per share calculation reflects such changes shall be disclosed. ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। In addition, आइए सेट थोड़ा सा और ध्यान में लाएं। क्या प्रॉफिट्स में पिछले सालों में बदल जाता है? क्या पिछले सालों का प्रॉफिट भी बदल जाते हैं भाईजान? बदल जाते हैं भाईजान, खुदा के लिए बदल जाते हैं। अगर पिछले सालों में कोई एरर हो तो रीस्टेट हो जाते हैं। सारे पिछले सालों के बदल जाते हैं, और सर पिछले सालों के बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। और अगर पॉलिसी चेंज हो जाए रेट्रोस्पेक्टिवली तो प्रॉफिट्स भी बदल जाते हैं। तो शेयर्स के साथ साथ प्रॉफिट्स में भी चेंज आता है। इट मींस आईएस8 भी इसमें इसके साथ मिक्स हो सकता है। इन एडिशन बेसिक अर्निंग पर शेयर of all prior period presented shall be adjusted for दो चीजें होने, effect of errors and adjustment resulting from the changes in accounting policies accounted for retrospectively. Accounting estimates in में accounting estimates भी तो retrospectively adjust होते हैं। मौला मैं क्यों इतना जज्बाती हो रहा हूँ? अकाउंटिंग एस्टिमेट आपने कभी वर्ड सुना ही नहीं, इसे आपको क्या पता सर? आपने तो एरर पहली दफा लफ्ज सुना। एरर और पॉलिसी चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाती है भाई। तो यार ये तो पढ़ के देख लो यार, खुद आगे नहीं है। एस्टिमेट से भी प्रोस्पेक्टिवली चेंज होते हैं। प्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? करंट एंड फ्यूचर ईयर्स, पिछले साल एडजस्ट नहीं होते अगर एस्टिमेट चेंज हो, तो यूजुअल लाइफ बदल जाए, तो रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट बदल जाए, मेथड बदल जाए, तो प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। कौन सी दो चीजें रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होती हैं? प्रायर ईयर एरर हो जाए या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, एक चीज छोटी सी और देख लें, फिर ये सारी चीजें जो पढ़ी हैं इकट्ठी आ रही है। जो स्टूडेंट से इकट्ठे या इसके ऊपर एक नोट लिखा, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन में जब प्रॉब्लम आएगा तो फिर डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ढूंढे, कौन सा नाम है? होम डायनेमिक्स। इस पहला पढ़े, अभी तक जितनी डिस्कशन थी बस वो कंक्लूड होने लगी है। The following information pertains to the financial statements of Home Dynamics Limited, a listed company for the year ended 31st December 2016. एक सेकंड के लिए IAS 33 के फर्स्ट पेज पर जाएं। ये स्टैंडर्ड किन कंपनीज पर एप्लीकेबल? ढूंढ ले वहां वर्ड आया था। पेज नंबर कौन सा इसका? एक नजर पढ़ लेना कहीं से ढूंढ के। नहीं ये कंपनी स्कोप ढूंढे। पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज क्या मतलब बताया था समय? इसके ऊपर लिखा होगा, आपने लिखा होगा लिस्टेड वर्ड, शायद लिखा होगा। नहीं लिस्टेड वर्ड लिखा होगा या वैसे इसको एक्सप्लेन किया होगा। ऐसी कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो जाते हैं। अगर नहीं लिखा तो वहां लिखे लिस्टेड कंपनीज भी नहीं करते। कोटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, कोटेड वर्ड भी एक लिखे। कहाँ लिख रहे हैं? पेज नंबर। कोटेड, लिस्टेड, क्या मतलब है कोटेड या लिस्टेड का? हाँ जी, ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। ट्रेड का मतलब सेल परचेज हो रहे हैं। सेंटेंस पूरा करें। ये स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज पे, और आगे भी एक लिखा हुआ है, और जो जिन्होंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स अनलिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। जिन्होंने जो नॉन लिस्टेड हैं और ना ही उन्होंने अप्लाई किया उन पे एप्लीकेबल नहीं है। आगे बस। The following information pertains to financial statements of Home Dynamics Limited HDL, which is a listed company। और किस साल का ये डाटा है? 31st December 2016। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, आगे रुपीज इन मिलियंस में फिगर है। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, नेट ऑफ टैक्स, ऑब्वियसली नेट ऑफ टैक्स ही होना चाहिए। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लेकिन किन ऑपरेशंस का? और नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, उसका ब्रेकअप दिया। शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन 1st January 16 comprised of फुल कंसंट्रेट। रिक्वायरमेंट में जरा चले जाए। बेसिक ईपीएस अपने कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2016 की।
तो आपको कंपैरेटिव नहीं मांग रहा। तो ईयर किससे स्टार्ट हो रहा था? 1 जनवरी 16 को शेयर होल्डर की इक्विटी में क्या क्या शामिल है? 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, का मतलब नॉमिनल वैल्यू हैविंग अ मार्केट वैल्यू, लेकिन उनकी कितनी है? 25 रुपए। 4 मिलियन cumulative preference shares of 10 each entitled to a cumulative dividend at the rate of 10%। ये पॉइंट नंबर 2 में मेन हेडिंग क्या है जिसके नीचे 2 बुलेट्स आई हैं? क्या ये दोनों शेयर्स इक्विटी में? इक्विटी में कौन कौन से शेयर्स आ रहे हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स भी आ रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ रहे हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में आ रहे होंगे या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे होंगे? लिखा तो हुआ नहीं भाई, लेकिन इक्विटी में आ रहे हैं। क्या ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे या इररिडीमेबल? इररिडीमेबल होंगे, लेकिन ये कम्युलेटिव है। क्या इनका डिविडेंड देना ही है वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड? देना ही है वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड। नंबर 3 वर्किंग करते हैं। On 31st March 2016, HDL announced 40% right shares to its ordinary shareholders at ₹25 per share। क्या हुआ? Right shares issue हुआ। The entitlement date of shares is 31st May 16। The market price per share immediately before the announcement date and entitlement date was 28 and 32 respectively। EPS है मिला। EPS के एंगल से राइट शेयर्स जो है ये फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू? ये कॉम्बिनेशन है अगर ये लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू है। बाकी इसका कोई इशू नहीं। इसमें एक नई चीज यही है, 2 डेट्स ढूंढे, एक अनाउंसमेंट डेट है और एक एंटाइटलमेंट डेट है। अनाउंसमेंट डेट का मतलब जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट शेयर्स का डिसीजन लिया, अनाउंस कर दिया। और एंटाइटलमेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन शेयर्स जो हैं वो शेयर होल्डर को मिलेंगे। अनाउंसमेंट डेट मींस जिस दिन डिसीजन लिया है उन्होंने बता दिया कि हम राइट शेयर्स देने लगे हैं, लेकिन जिस दिन शेयर्स मिलेंगे उसे क्या बोलते हैं? एंटाइटलमेंट डेट। अगर हमें ना पता हो तो अनाउंसमेंट डेट और एंटाइटलमेंट डेट सेम होगी, लेकिन अगर ये डेट्स डिफरेंट हो जाए तो प्रॉब्लम ये है कि आप जरा डेट्स पढ़ें। अनाउंसमेंट किस दिन हुई है? 31 मार्च। और एंटाइटलमेंट किस दिन पे? तो अब हमने अगर ईपीएस की वर्किंग करनी है तो इसमें फॉर वैल्यू और फॉर नो वैल्यू पे लगा करना है। ऐसे ही है सर जी। और फॉर वैल्यू को फिर हमें टाइम वेट करना पड़ता है। फॉर वैल्यू को टाइम वेट करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है कि 31 मार्च से डेट गिने या 31 मई पे डेट गिने। अब नोट पड़े ऊपर, एक ऊपर नोट आया था। अच्छा, अगर हमें अनाउंसमेंट डेट और एंटाइटलमेंट डेट का अलग अलग ना पता हो फिर हम क्या अज्यूम करेंगे? एक ही डेट पे क्या क्या हो गया? अनाउंस भी और उसी डेट पे एंटाइटलमेंट भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये 2 डेट्स डिफरेंट आ जाए तो फिर बस एक छोटा सा पॉइंट अपने याद रखना। इसी पेज के स्टार्ट पे एक लाइन लिखी हुई, if both the announcement and entitlement dates are available then use कौन सी डेट इन द वर्किंग ऑफ ईपीएस? एंटाइटलमेंट डेट की बेस पे अपने ईपीएस में वर्किंग करनी है, व्हिच मींस हम अपने टेबल में कौन सी डेट लिखेंगे ढूंढ के जरा बता दें। 31 मई ढूंढ के, ठीक है। अब जरा अमाउंट्स देखें, एक शेयर कितने पे इशू हो रहा है? 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 25 रुपए। लेकिन मार्केट वैल्यू इस शेयर की कितनी है? 28 कंसिडर करें या 32 कंसिडर करें, ये फैसला आप करें। हमने क्योंकि एंटाइटलमेंट डेट पे ये सारी बहस करनी है तो हम 32 को मार्केट वैल्यू कंसिडर करें। तो इसमें सिर्फ कौन सी चीज ध्यान में रखने वाली है? एक बोथ द, दोबारा सेंटेंस पढ़ दो पर, एक बोथ द क्या एंड क्या इज गिवन, देन आप कौन सी यूज करेंगे? और बाकी सारी वर्किंग फिर एंटाइटलमेंट डेट की बेस पे करेंगे। डेट भी वही लेंगे और उसी डेट की बेस पे, उसी डेट पे जो शेयर प्राइस होगी उसकी बेस पे इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। डन। आइटम नंबर 4, on 2nd August 16 HDL announced 20% bonus issue। Entitlement date of bonus issue was 31st August। बताया नहीं कौन सा डेट हम कंसिडर करेंगे?
डेट बोलते हैं यार, डेट बोलते हैं। अब ये राइट शेयर्स हो, बोनस शेयर्स हो, जो भी है, एंटाइटलमेंट डेट ही कंसीडर करेंगे। और प्लीज एंटाइटलमेंट डेट ऑफ अनाउंसमेंट डेट अगर ना बताएं तो हम अज्यूम करेंगे जी सेम डेट पे होगा। देन आने नंबर 5, जिसके भी पिछले पेज पे काफी लंबी बहस हुई है। ऑन 1 February 17, नहीं लेना तो नहीं है, लेकिन अब बात हुई है तो पता तो होना चाहिए कि हमने एंटाइटलमेंट डेट को कंसीडर करना। अब डेफिनेटली जब बोनस शेयर्स में हमें डेट को जरूरत ही नहीं पड़ती, हमने वैसे ही एडजस्टमेंट कर लेंगे, चाहे वो शुरू में है, एंड में है या मिड में है, लेकिन एंटाइटलमेंट डेट पे ही कंसीडर करना। ये ऑन 1 January 2017, जी नीचे ईयर एंड में जाएंगे, ईयर एंड से पहले या बाद में? ईयर एंड किस दिन है? 31 दिसंबर, ऐसे ही। तो ईयर एंड के बाद की बात हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड क्या एंड क्या? 20% cash dividend and 10% bonus issue being final dividend to the ordinary shareholders and 10% cash dividend for the preference shareholders as well. सब कुछ दोबारा जहन में लाएं। 1 February 2017 पे अगर ये डिविडेंड्स डिक्लेयर हो रहे हैं तो इसकी एंट्री किस डेट पे करेंगे? डेट बोलनी है आपको। 1 February 17, which means इस साल कोई एंट्री नहीं करेंगे, अगले साल एंट्री करेंगे। लेकिन क्या 1 February 17 को कोई फॉर नो वैल्यू शेयर्स इशू हुए हैं? इसमें सिर्फ हमारा कंसर्न किससे है? 10% कौन सा? बोनस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी किसी डिविडेंड से में कोई गर्ज नहीं है। ईपीएस की कैलकुलेशन में जो 10% बोनस शेयर्स हैं, यकीनन ये अनाउंस कब हुए हैं? 1 February 17, इनकी डबल एंट्री कब करेंगे? 1 February 17 मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग है। लेकिन 2016 की ईपीएस की वर्किंग करते हुए क्या इन 10% बोनस शेयर्स को कंसीडर करेंगे? यार ये तो अगले साल है, लेकिन अगले साल जो है इनका इफेक्ट पिछले सालों में आना ही आना है। तो अगर हमें पहले ही पता चल गया तो रादर देन कि हम अगले सालों में जाके पिछले साल रीस्टेट करें, हम इसी साल में इस एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। आज ये रिक्वायरमेंट पढ़ने दोबारा क्या फाइंड आउट करना जी, रजिस्टर खोलें और फुल कंसंट्रेशन से एक एक बात आप दोबारा सुननी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ दे रहे हैं प्लीज, जस्ट नहीं बताएंगे। होम डायनेमिक्स लिमिटेड, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016। जी सर, अगर कंटिन्यूड ऑपरेशंस आ जाए और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आ जाए तो आपने फिर ईपीएस कंटिन्यूड ऑपरेशंस और ईपीएस को कंपैरेटिव नहीं बनाना है, बस एक ही साल की ईपीएस मांग रहा है। तो ईपीएस कंटिन्यूड ऑपरेशंस और दो तीन लाइनें छोड़ के ईपीएस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। और फिर डिसकंटिन्यू कह रहा है, कंटिन्यूइंग कह रहा है, कंटिन्यूइंग। ये कंटिन्यूइंग का मतलब क्या होता है? कर रहे हैं, चल रहे हैं। डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या होता है? जो बंद हो गया है, पास्ट टेंस हो गया।
ये फिगर्स लिखवा दें, बाद में लिख लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अर्निंग का मतलब प्रॉफिट कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर टैक्स ढूंढे कंटिन्यूड ऑपरेशंस का। 765 रुपीज इन मिलियंस, मिलियंस में गेम चल रही है। 765 ऐसे ही। डिसकंटिन्यूड का बताएं 155। मत इस तरह देख के लिखी जाए, पहले ढूंढना चीजें। अब ढूंढे कोई प्रेफरेंस शेयर्स है, कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ये रिडीमेबल मुझे कैसे पता चला? इक्विटी में है, ये तो कम्युलेटिव है। तो ढूंढे जरा, कोई बताया हुआ कि इसका डिविडेंड डिक्लेयर होगी? अगर ये कम्युलेटिव है तो ये बहस ही नहीं है, वो डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, ये जरूरत ही नहीं है ढूंढने की। अगर कौन से होते फिर ढूंढना पड़ना था। अगर कम्युलेटिव है तो वेदर और नॉट डिक्लेयर डिविडेंड लेस होना ही होना है। अब डिविडेंड की अमाउंट आनी कैसे है, ये मैंने कोशिश की थी पहले भी, आपको बताऊं दोबारा, इतना गौर से सुने, अब दोबारा बोलनी नहीं है। आए जरा पॉइंट नंबर 2 के सेकंड पॉइंट। डिविडेंड की परसेंटेज क्या है? 10%। ये 10% जो रेट होता है, अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो तो ये मल्टीप्लाई होता किससे? शेयर से या अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से? तो 4 मिलियन ढूंढना जरा। 4 मिलियन क्या है? शेयर है। एक शेयर कितने का है? 10 का है। तो 4 लिखे कैलकुलेटर पे। जरा 10 क्यों कर रहे हैं? अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट का मतलब हो जाएगा 40 मिलियन। 40 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट बन गई, ऐसे ही। और मल्टीप्लाइड बाय 10%। नहीं 4 फिर आगे 4 क्या था बोलने? नंबर ऑफ शेयर। 10 से मल्टीप्लाई करके क्या है? शेयर कैपिटल की अमाउंट, और मल्टीप्लाइड बाय 10% करके क्या है? 4 मिलियन प्रेफरेंस डिविडेंड। रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल है। कम्युलेटिव है, नॉन कम्युलेटिव है? कम्युलेटिव है, वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड लेस होना है। ठीक है, लिख ले बच्चे, साथ ही वर्किंग नोट कीजिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, स्पीड अप हो जा सकता है। आप क्या चाहिए? नहीं पूरे वर्ड बोल रहे हैं सर, ये बड़े हो गए हैं, कमाल हो गई। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। क्या ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर्स में मूवमेंट तो नहीं है? और जाने दें यार, कहाँ मूवमेंट है यार? कौन कौन सी मूवमेंट है मेरे भाई? राइट शेयर्स भी हैं, बोनस शेयर्स भी हैं, और फिर एक बोनस शेयर एंड में भी है। क्या टेबल बना लें? आगे बना लें, सोच के बताएं कितने कॉलम बनाए। ये स्पेस थोड़ी छोड़े, वर्किंग करें। नहीं यार, एक तो नहीं ना बनना यार, 2 तो कम से कम बनने हैं यार। कौन से साल की वर्किंग करनी है? 16। लेकिन 16 का एक्चुअल लिखेंगे और फिर उसको वेट करेंगे। हाँ, कौन से साल नहीं है? नहीं प्री पिछले साल नहीं है, कंपैरेटिव नहीं मांग रहा, वरना 15 वगैरह का भी हो सकता है। 16 सॉरी 15, सिर्फ करंट ही रखा है। ये रिडीमेबल माइनस करते हैं, ये रिडीमेबल ही तो माइनस करते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। ये एक्चुअल हो जाएगा 6 सॉरी 17 सॉरी 16, और 16 ही फिर वेट हो जाएगा। 16 करंट ईयर वेट हो जाएगा, और 2015 मींस कंपैरेटिव वगैरह की बहस है। एक्चुअल मुझे बनवा दें, वेट आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। जी शेयर्स का बेस में होगा, 10 मिलियन शेयर्स का वही होगा जो बेस में होगा, शेयर्स का बेस में होगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है। रिडीमेबल बड़ा डिविडेंड माइनस करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, ये जिनके क्वेश्चंस हैं। रिडीमेबल है ही नहीं इक्विटी के अंदर, ये रिडीमेबल होता है। जी छोड़ दे सब कुछ लिखना, एक्चुअल डाटा मुझे ढूंढ के बताना। कुछ वर्किंग्स है करवा देंगे।
स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, ब्रॉट डाउन किस डेट का? 1 जनवरी 16। शेयर्स बोले मिलियंस में लिख लेते हैं, 10 मिलियन शेयर्स। नेक्स्ट डेट बोलो, नहीं अब फाइनल बोले ना ढूंढ के जो नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट, कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3 कौन सी डेट लिखूं? फाइनल बोले 31 मार्च लिखूं या 31 मई लिखूं? 31 मार्च या मई दोनों लिख दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कौन सी हो तो कौन सी लेनी है? ठीक है, 31 मई 2016। अब हुआ क्या इस दिन? राइट शेयर्स, अगर राइट शेयर्स हो तो इनका क्या करना होता है? फॉर वैल्यू लेता, फॉर नो वैल्यू लेता। क्या ये लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू है? दोनों किस अमाउंट पे इशू है? और मार्केट वैल्यू भी सही बताया 32, लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू है, फॉर वैल्यू लेता और फॉर नो वैल्यू लेता करेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से करते हैं। मुझे ये जरा एक आखिरी दफा वर्किंग आपने करवानी, बाकी इंशाल्लाह फिर आपने खुद किया करनी है। देयरफॉर आपने जरा देख के करवानी, पेज नंबर 173 साथ रख लेना। जिस तरह पहली दफा ये वर्किंग आपने की थी सेग्रीगेशन करने की, पेज नंबर 173 वहां से देखना है और उसकी जगह जो डाटा बदलना है वो मुझे लिखवाना। सब रेडी? उधर देखें और इधर अप्लाई करें, किधर देखें और किधर अप्लाई करें? कौन सा पेज पे देखें और कौन सा पेज पे अप्लाई करें? 173 पे देखें और 182 के डाटा पे अप्लाई करें। जी सर, पेज नंबर 182 पे मैं जो परसेंटेज है वो बोलूंगा, आपने मुझे बताना उधर क्या थी। इधर है 40% राइट शेयर्स, उधर क्या परसेंटेज थी? उधर परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन थी है, परसेंटेज ही थी, वो भी परसेंटेज ही बन जाती। 1/5 का 20% होता। सोचे सर, तो वहां फ्रैक्शन है या परसेंटेज दे दी उसने। क्या किया था जो यहाँ करूंगा? देखे ना यार, फिगर्स बोल, वहां क्या किया था, यहाँ क्या करूं? शेयर्स कैसे बनाऊं? बोर्ड पे देखें। हाँ जी, 10 मिलियन शेयर्स है, 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, इससे क्या होगा? हाँ जी, राइट शेयर्स आगे 4 मिलियन, 4 मिलियन राइट शेयर्स आगे आगे बढ़े। देन उधर क्या किया था ना, उधर 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 इशू प्राइस से मल्टीप्लाई किया था या मार्केट प्राइस से? इशू प्राइस से, 4 रुपया इशू प्राइस, 4 रुपया इशू प्राइस से, ये इल्जाम ना लगाए। 4 रुपया इशू प्राइस से मल्टीप्लाई किया था। इधर आके ढूंढे इशू प्राइस क्या है? 25 से जरा दो, 25 से जरा दो, तो 4 जरा 25 आंसर बता। 100 मिलियन का नाम बता। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट राइट इशू, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट राइट इशू। देन अगला स्टेप उधर देख के इधर अप्लाई करें। अब फुल इशू फॉर वैल्यू निकालूंगा मैं। इशू फॉर वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? एक इक्वेशन बना लूंगा। कौन सी इक्वेशन बना लूंगा? शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, आप क्या करूंगा? उधर 5 किया था, इधर क्या करूं? 32, और इज इक्वल टू इधर क्या किया हूं, उधर क्या किया था? नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 32 करके इज इक्वल टू, उधर किया था 8000, इधर हो गया 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहां से इशू फॉर वैल्यू शेयर्स किस तरह से आ जाएंगे? 100 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 3.125 मिलियन शेयर्स इशू फॉर वैल्यू। लास्ट स्टेप क्या करूं? उधर देखें, पहले उधर देखें, उधर क्या किया था? 2000 की जगह यहां बताएं क्या? ना ना, नो 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 नो, मेरा नहीं ख्याल। 2000 शेयर्स की जगह यहाँ क्या है? 100 मिलियन रुपए। ना करो यार, ना करो मेरे भाइयों, ना करो। 2000 शेयर्स की जगह यहाँ 4 मिलियन शेयर्स, तो 4 मिलियन शेयर्स, एक सेकंड मैं एम लगा रहा हूँ मिलियंस के लिए। 4 मिलियन शेयर्स माइनस बोलने, उधर क्या किया था? 8000 की जगह 2000 की जगह मैंने 4 ले लिया। आगे क्या लिया था उधर? 1600 की जगह ढूंढ के बताएं क्या लो? 3.125 मिलियन शेयर्स इज इक्वल टू 0.875 क्या मिलियन शेयर्स, कौन से वाले आगे? इशू फॉर नो। अब ठीक है, अब काइंडली याद रहेगा।
एक दफा दोबारा देख के बता दें 10 से लेकर एंड तक। 10 क्या उठाया मैंने? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाय 40% राइट शेयर्स की परसेंटेज। 4 मिलियन राइट शेयर्स अब इशू होने हैं, एक शेयर 25 रुपए पे ही इशू होना है और इज इक्वल टू 100 मिलियन कैश रिसीव। ये था टोटल कैश रिसीव। अब अगर ये कैश रिसीव हुआ होता मार्केट वैल्यू की बेस पे 32 रुपए की बेस पे, तो हमने 3.125 मिलियन शेयर्स इशू किए होते। लेकिन जो 4 मिलियन बीच में एक्स्ट्रा है, 4 और 3.125 मिलियन में, ये फिर हमने विदाउट एनी कंसिडरेशन शेयर्स इशू कर दी हैं। अब बात क्लियर हो गई है? अभी भी ना लिखें, वर्किंग समझ आ गई है? मैं बाद में सब कुछ आपके सामने कर दूंगा, फिर नोट कर लीजिए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग क्लियर होगी? तो ये काम कब किया करेंगे यार? जब राइट शेयर्स होंगे तो किन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे? राइट शेयर्स को फॉर वैल्यू एंड फॉर नो वैल्यू में डिवाइड कर लिया करेंगे। आइंदा से कर लिया करेंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह कह दिया, बात खत्म हो जी। फॉर वैल्यू अब शेयर्स आ गए, इशू फॉर वैल्यू के सामने आ गया 3.125 और इसको जब मिला देंगे टोटल में तो ये 13.125 हो जाएंगे। सेम डेट पे उसी हेडिंग में क्या लिखूंगा मैं, इशू फॉर नो वैल्यू के सामने 0.875 भी आपने लिखवाया था और उसको अगर जमा करते करनी करते चेक कर दें 14 मिलियन शेयर। ठीक है, आगे बढ़े, डाटा देखें कौन सा पॉइंट होगा। नहीं अभी कहाँ एक्चुअल कहाँ हुआ सर, पॉइंट नंबर 3 हुआ सर, कौन सा पॉइंट हुआ सर, एक्चुअल को नहीं हुआ सर। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में डेट बताएं कौन सी लिखी। ठीक है, यह फर्क तो नहीं पड़ता डेट का, अगर इशू करना वैल्यू है, लेकिन डेट लिखनी तो चाहिए किस दिन काम हुआ। इशू फॉर वैल्यू या नो वैल्यू? इशू फॉर नो वैल्यू। तो व्हाट इज इशू फॉर नो वैल्यू शेयर्स? अब इसकी भी परसेंटेज दी हुई है, ये सिंपल है लेकिन होनी चाहिए। कैलकुलेटर उठाएं, कितने परसेंट है इशू फॉर नो वैल्यू? बोनस शेयर दिए नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई करूं ये 20%? 14 मिलियन शेयर्स है, जब ये बोनस शेयर्स अनाउंस हुए तो बाकी तरीका तो वही है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 2.8। डन है? प्लस करो माइनस करो, प्लस करो माइनस करो, प्लस क्यों करो? शेयर्स बढ़ रहे हैं, बोनस शेयर से शेयर्स बढ़ रहे हैं, यहां तक टोटल करें 16.8, यहां तक ईयर एंड आ जाएगा यार, ईयर वाकई यहाँ एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2016 पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 16.8 मिलियन शेयर्स ही की बेस पे नॉमिनल वैल्यू बनेगी इक्विटी में, लेकिन हम ईपीएस की वर्किंग करते हुए अब लास्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं। ये बात मेरी समझ आ गई प्लीज? ये भी क्लियर रखना है, ये क्लोजिंग बैलेंस यही है, लेकिन आप ईपीएस की वर्किंग करते हुए फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जो ईयर एंड के बाद है। ढूंढ जरा लास्ट पैराग्राफ पढ़ के, बोनस शेयर्स, कैश डिविडेंड, कौन सा कंसिडर करो? बोनस शेयर्स की जगह और कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें कंसिडर करना पड़ सकता है? कैपिटलाइजेशन इशू तो इसी का नाम है यार, शेयर स्प्लिट होता, शेयर कंसोलिडेशन होती, फॉर नो वैल्यू कंसिडर करने हैं अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हो। 1 फरवरी डेट लिख रहा हूँ 2017। इश्यू फॉर वैल्यू या नो वैल्यू? इश्यू फॉर नो वैल्यू। कितने परसेंट दिया हुआ? ये भी बोनस शेयर्स दिए, बोनस शेयर्स का 10% किससे मल्टीप्लाई करना? कैलकुलेटर कैलकुलेटर, फिगर 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 16.8 मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 1.68 और ऑब्वियसली 1.68 को फिर मिला के टोटल शेयर्स हो जाएंगे, बता दो 18.48। वर्किंग समझ आ गई? अब इसको वेट कर लेंगे, बाद में वेट कर लेंगे सर। अब जब कंप्लीट करने पहले एक्चुअल वाला टेबल लिखें, फिर नीचे वाली वर्किंग में दिखाता हूँ, वेट आपने खुद करना जी। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
जी सही लिख लेते हैं सर, ये है ठीक हो, पर खुदा के लिए सर, अगर गलत है तो गलत है सर। सर 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 सॉरी सर। जी बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो फार्मूला भी कर लेंगे, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो फार्मूला भी बेटा देख लेंगे, बुक में तो बहुत कुछ और भी है। जी 1 फरवरी डेट है मिस्टर सम, 10% रेट दिए हुआ बोनस शेयर्स का, तो 16.8 into 10%. If the bonus shares split share consolidation is after the reporting date, तो ईपीएस की वर्किंग में जिस साल से रिलेटेड है उसमें इसलिए कंसिडर कर लेंगे क्योंकि इस साल अगर आपने कंसिडर ना भी किया तो नेक्स्ट ईयर में रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होती है। ठीक है साहब। बेटा अगर इशू फॉर नो वैल्यू तो प्लीज नो वैल्यू, मैंने कब कहा फॉर वैल्यू, ये नो लगा लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में है, ईपीएस पर शेयर। जी अगर नोट कर लिए तो बता दीजिएगा, ये एक्चुअल वाला कॉलम हो गया ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल वाला कॉलम हो गया। पहले वेटेड वाला बना ले फिर नीचे मैं वर्किंग दिखा देता हूँ जो ब्रेक किया था। पहले वेटेड वाला कंप्लीट कर लें, नीचे पे जो राइट शेयर्स की वर्किंग की थी वो देख लिखी जाएगी। ये इंडिविजुअली करेंगे।
ये 7/12 1.82 या 3 नहीं ठीक है 3.12 लिखा था मैं 1 to 5 ठीक है 82 टोटल हो जाएगा 11.82 जी फॉर नो वैल्यू को क्या करूं 0.875 डिवाइडेड बाय 13.125 into 11.823 अच्छा ये जरूरी नहीं किसी बॉक्स के अंदर आप वर्किंग करें साइड पे कर सकते हैं और ये सारी वर्किंग्स लिखना भी जरूरी नहीं है अगर कैलकुलेटर पे भी कर लें तो सफिशिएंट है लिखना जरूरी नहीं बस उसका आंसर लिखना ये पता तो है ना सबको करना क्या आंसर क्या है 0.788 0.788 12.60 नहीं अगर 2 लिखा था आपने क्या आंसर क्या आता है फाइनल करने हैं नहीं ये 7.78 आया था 88 फिर 79 हो जाएगा तो 12.61 हो जाएगा बस ठीक है राउंड ऑफ करेंगे राउंडिंग ऑफ में इशू देन उसके बाद फॉर्मूला फिर है 2.8 डिवाइड बाय 14 into 12.61 approximately 2.52 टोटल हो गया 15.13 फिर नो वैल्यू है 15.13 1.51 and approximately 16.64 ये सारी वर्किंग्स लिखना कंपलसरी नहीं है लेकिन फिलहाल लिख लें ताकि एक दफा रिवाइज करते हुए याद आ जाए एनी कन्फ्यूजन है चलो माइंड अप कर दें जी टाइम है क्वेश्चन हो जाएगा अब ये क्या निकला जी इसकी वर्किंग नीचे लिख लें जी राइट शेयर्स के ब्रेकअप की अपने टेबल के नीचे राइट शेयर्स की वर्किंग लिख लें जी हुक्म करें सर जी क्या समझ नहीं इसमें है जी नोटेड प्लीज जी सर जी अब ऊपर ढूंढे क्या रहे थे नहीं कर क्या रहे थे ईपीएस की बेस में वेटेड अभी नंबर शेयर्स आने एक्चुअल शेयर्स आने अच्छा कंटिन्यूड या डिसकंटिन्यूड अगर हो तो उसमें कोई साइंस नहीं है दोनों की बेस में सेम शेयर्स आने व्हिच मीन 16.64 शेयर्स में इशू नहीं है सिर्फ सेग्रीगेशन करनी है और अगर इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो तो उनका प्रेफरेंस डिविडेंड के कंटिन्यूड ऑपरेशन में से माइनस होगा फाइनल आंसर निकालो इट मींस शेयर्स में कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड में सेम ही शेयर्स आने
ये आंसर बताइए। 45.73 पर शेयर। 765 minus 4 divided by 16.64, 45.73 पर शेयर। सही है सर? और दूसरी 9.31 पर शेयर। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट लिख ली यहाँ तक फिगर्स? अब ये क्या है 45.73 एंड 9.31 क्या है? नहीं, ये रुपए हैं, ये मिलियंस हैं। ये मिलियंस नहीं आए, ये मिलियन मिलियन आपस में कैंसिल हुआ है, मिलियन मिलियन ऊपर कैंसिल हुआ है। यकीनन अमाउंट्स भी मिलियंस में, 765 भी मिलियंस में अमाउंट है और शेयर्स भी मिलियन में। अपने आप को जरा कंफर्टेबल कर लें, पूरे मिलियंस में जरा फिगर्स लिखा जरा। 765 के बाद जरा 6 जीरो लगाए। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 7 होते हैं, 7 डिजिट्स होते हैं, 0 6 होते हैं। तो 765 पूरा मिलियन, 6 जीरो लगाए, -4 मिलियन पूरा करें, कर लिया। और डिवाइड बाय ये 16.64 मिलियन शेयर्स है। इसको कैसे लिखेंगे जरा सोचो जरा। 16640 और 000 0.64 मींस 2 जीरो की जगह 64 आ रहा है। तो हमने शेयर्स भी मिलियंस में लिए हुए, रुपीज भी मिलियंस में लिए हुए, तो मिलियन मिलियंस कैंसिल होकर अल्टीमेटली रुपीज में ही आंसर आया। अच्छी, तो रुपीज में ही आंसर है। तो इसके साथ मेरा ख्याल है बल्कि अपने आप को कंफर्टेबल करें, रुपीज पर शेयर है, मिलियन रुपीज पर शेयर। तो अगर डेटा मिलियंस में हो तो अकॉर्डिंगली आप वर्किंग करें, मिलियंस में शेयर्स और अकॉर्डिंगली आंसर इंशाल्लाह ठीक आ जाएगा। ठीक है सर? ओके सर। अब सर हमने 2 काम करने, 2 में से जरा एक काम कर ले, जरा ढूंढने पेज नंबर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं ना? पेज नंबर ढूंढे 326। ये रुपीज है, नहीं ऊपर रुपीज मिलियंस में। ये 765 रुपीज नहीं, ये मिलियन रुपीज है। तो फाइनली ये रुपए हैं, ये रुपए ही हैं। मिलियन मिलियन ऊपर डिवाइड करते हुए कैंसिल हुआ। 326 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 एक चांद लिमिटेड है। एक नजर पड़े जरा क्वेश्चन में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पेज नंबर मिल गए? जी पढ़ना है क्वेश्चन। ये पढ़ते पढ़ते आपको कोई पुराना क्वेश्चन याद आ रहा? ये क्वेश्चन सर जी आपने एज इट इज अटेम्प्ट किया हुआ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए। ये पूरा क्वेश्चन वही है, इसकी रिक्वायरमेंट 1 वही है। चांद पेंट्स। मुझे इस वक्त आपने इसका
पार्ट 2 के एंगल से बताना। इसमें यकीनन एक पढ़े पार्ट 2, इसमें यकीनन एक वर्ड और लिखा नजर आएगा आपको। क्या लिखा नजर आ रहा है? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड पे अभी बहस नहीं, यहाँ जरूरत भी नहीं। तो आपने मुझे यहाँ से बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करवानी किसके साल की? 21 और 22, सॉरी 21 और 20 फॉर द ईयर्स to be disclosed in the statement of financial position for the years 31st December 2021 and 2022 and 2020। कौन कौन सा साल चले आप बता दें? 20 और 21। जी शुरू करें, वर्किंग टाइम है। डाटा पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लिया ना आप लोगों ने? फेस का डाटा भी पढ़ लेते हैं। हेडिंग लिखें, चांद लिमिटेड। कौन सी रिक्वायरमेंट इस वक्त कर रहे हैं? बी, ईपीएस कैलकुलेट करनी बेसिक। जी सर, ईपीएस का फॉर्मूला बोले। अर्निंग्स की फिगर जो है वो रिक्वायरमेंट ए तरह देखें। जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होंगे तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है सर जी, रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में आता है सर। तो रिक्वायरमेंट ए में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मेरी इस वक्त प्रॉफिट पे बहस नहीं है, मैंने आपके सामने बेस डिस्कस करनी है। बेस में क्या आता है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो 2020 में आपने मुझे वर्किंग करवानी है और फिर उसके बाद मुझे 2021 में वर्किंग करवानी है। कौन सी चीज आपके लिए छोड़ रहा हूं? कौन सी चीज आपके लिए छोड़ रहा हूं? तो इसके लिए स्पेस रख लें बस आप। ये दो थोड़ी सी ईपीएस के लिए जगह छोड़ दें। मुझे आपने दो बस टेबल बनवाने हैं। 2020 में खड़े होके 2020 का और 2021 में खड़े होके 2021 और 20 कंपेयर करें। मेरे वर्ड रिपीट करें, मैंने क्या कहा? 2020 हेडिंग लिखें, स्पेस रख लें, बाद में आप फाइनल आराम से कीजिए। 2020 के साथ 19 कंपैरेटिव नहीं है, तो दो कॉलम्स बनेंगे, 2020 का एक्चुअल और 2020 का वेटेड। दो 2020 का कंपैरेटिव हमारे पास है नहीं, 19 नहीं, 19 रिकॉर्ड भी नहीं। लेकिन डाटा नहीं है, अगर मिल गया तो बना देते हैं। आप 2020 के एंगल से आप ये डाटा पढ़ना शुरू करें। मुझे अब आपने क्या ढूंढ के बताना? नंबर ऑफ शेयर्स। किस दिन से शुरू करना? 1 जनवरी 2020। और लगता है कि आपने जुल्म शुरू कर दिए, और जो जुल्म उस जमाने में हुआ था फिर हो गया। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की एंट्री बताएं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इशू हो गए हैं, ये वो मैक्सिमम शेयर्स होते हैं जो इशू होने होते ही हो गए हैं। पॉइंट 1 पे आ रहे हैं छोड़ जी। इशू कितने में? किस दिन? 1 जनवरी को हुए, 1 मार्च को। ब्रॉड डाउन बताएं। 1 जनवरी 2020 का ब्रॉड डाउन।
1 जनवरी 2020 का ब्रॉड डाउन बताएं। 50 मिलियन ब्रॉड डाउन आ गया जी। बिजनेस सीजन शुरू हुआ है सर, तो ब्रॉड डाउन जीरो। ब्रॉड डाउन कब होता है? जब कैरी डाउन हो। कैरी डाउन कब होता है? जब बिजनेस पिछले साल हो। ये बिजनेस इनकॉर्पोरेट कब हुआ? तो ब्रॉड डाउन की नहीं होगा, क्योंकि पहला साल है। 50 मिलियन शेयर है तो सही। उसकी एंट्री बताएं। वो कौन से शेयर्स हैं? वो कौन से शेयर्स हैं? ऑथराइज्ड शेयर्स की डबल एंट्री बताएं। ऑथराइज्ड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए जा सकते हैं। एंट्री किसकी होती है? जो इशू किए होते हैं। तो पहली इश्यूएंस कब हुई है? 1 मार्च। डेट बोले। 1 मार्च। फॉर वैल्यू है, फॉर नो वैल्यू? गौर से पढ़ के बताएं। फॉर वैल्यू है, फॉर नो वैल्यू है? इशू फॉर वैल्यू कितने शेयर्स हैं? ठीक है, ये अगली डेट बताएं। 1 अक्टूबर 2020 क्या हुआ? इशू फॉर वैल्यू, फॉर नो वैल्यू? बोनस शेयर्स किस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं? किसी वैल्यू पे इशू नहीं किए जाते हैं। इशू फॉर वैल्यू, फॉर नो वैल्यू? बोनस शेयर्स किस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड किस वैल्यू पे किए जाते हैं? पार वैल्यू, डबल एंट्री के एंगल से। बोनस शेयर्स के अगेंस्ट पैसे दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स की परसेंटेज दी हुई है, किससे मल्टीप्लाई करना? बोनस शेयर्स कितने परसेंट है? 20 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 3। टोटल कितना हो गया? 23। 2010 में रहे। 2010 में और ढूंढे कुछ शेयर्स इशू है। सॉरी, 2020 में और शेयर्स इशू है। नेक्स्ट शेयर इशुएंस किस डेट पे है? 1 सितंबर 2021 का मतलब अगले साल में है। तो पहले साल बस कितने शेयर्स इशू हुए? 23 मिलियन टोटल शेयर्स हो। देखिए टेबल बनाए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? ऑथराइज्ड शेयर्स मिल गए? ऑथराइज्ड शेयर्स की डबल एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री किन शेयर्स की होती है? जो इशू किए जाते हैं उनकी होती है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सिर्फ रजिस्टर होने के लिए एससीसीबी में बताना होता है। जिस जज्बे से आपने ये सवाल उस जमाने में देखा था बोर्ड से, वो जज्बा आपका ठंडा नहीं हो रहा, उससे बढ़ गया है। जो लोग नोट कर लें वेट करें सर। अगर नोट कर लें तो राइट साइड पे वेट करें। नेक्स्ट कॉलम ना। शेयर्स को ब्रेक नहीं किया मैंने यार, फॉर नो वैल्यू फॉर वैल्यू में। वो कब होता है? जब राइट शेयर्स हो या बोनस शेयर्स हो? जी। इश्यू फॉर वैल्यू में कितने मंथ्स आ रहे हैं? ये गिना करें, कंडी 9 हुए हैं मुझे लग रहा है। 10 कैसे? मार्च से 16.67 पे राउंड ऑफ कर रहा हूं। और नो वैल्यू का क्या करें? 3 डिवाइड बाय 20 into 16.67 is equal to 2.5. weighted average number of shares 19.17। ये किस साल की ईपीएस की बेस आ गई है? 2020। तो अर्निंग्स की फिगर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, वो आप ढूंढ लेंगे। मेरे साथ 2021 के बच्चे
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया 19.17। अपने मंथ्स वगैरह सही नहीं कि नहीं उसामा रियाज? फिगर्स ठीक है प्लीज? 19.17। अब कॉलम में नहीं शुरू करो। कौन सा साल? 2021 एक्चुअल, 2021 का वेटेड, करंट वेटेड और कंपैरेटिव बनाना। वंस अगेन एक्चुअल बनवा दे बस। मेन कॉलम कौन सा आपके ख्याल में, आपको कौन सा लगता है? बाकी आगे साइंस नहीं है। ब्रॉड डाउन उठवाएं, छोड़ दो बनाना। 21 का ब्रॉड डाउन उठवाएं। रुक जाए जहां 21 का ब्रॉड डाउन 19.17। एक्चुअल के कॉलम में ब्रॉड डाउन 19.17 23 है। क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स बिकम्स ओपनिंग है, एक्चुअल क्लोजिंग ओपनिंग। जी अब ढूंढे 2021 में कुछ हुआ? क्या हुआ है, किस दिन हुआ? 1 सितंबर पे क्या हुआ? राइट शेयर्स में ब्रेक करना होता है। वर्किंग करने लगा हूं, पूरी वर्किंग करवानी है आपने। अब बगैर बोर्ड पे देखो, उधर पीछे देखे। रेडी है? कंसंट्रेट करना फुल जरा। कितने शेयर है हमारे पास इस वक्त? 23 मल्टीप्लाइड बाय मैंने किया 40%। आंसर बताते रहे साथ साथ। 9.2 मिलियन का नाम बोलना जरूरी है। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स आ गया। अब मल्टीप्लाई करना किससे है? इश्यू प्राइस। गौर से सेंटेंस बताएं, पढ़ें और बताएं एक शेयर इशू हुआ कितने का? ना 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 मेरे भाई ना। एक शेयर कितने पे इशू हुआ है? 12.5 रुपीज पे के प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो प्रीमियम किसे बोलते हैं? जब नॉमिनल वैल्यू से एक्स्ट्रा पे इशू हुआ। तो 12.5 पे या 22.5? 22 कहां से? 10 प्लस 12.5। और बेटा बोला जाने दे गुस्सा यार। 45.5 कैलकुलेटर में लिखनी 33 जमा 12.5 हो गए। बेटा यार खुदा के लिए जाने दें यार, काश आप ना ही बताते हैं। ठीक है कि मार्केट वैल्यू से ऊपर जितनी अमाउंट होती है वो प्रीमियम होता है। जाने तो यार, उस जुल्म की भी हद होती है। क्यों एग्जामिनर का ध्यान ले रहे हैं? उस गरीब का भी उस पर उसका एहसास करें गरीब का। प्लीज प्रीमियम किसे बोलते हैं? जो नजर आया उसमें जमा कर लें। ये 22.5 मिल गया। कैसे बनाए? 10 प्लस एट अ प्रीमियम 22 रुपए 22.5 रुपीज का इशू हो। ये आंसर बता बेटा। अज्यूम नहीं किया, सवाल में लिखा होगा, ढूंढने कहीं 10 लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है। जहां मुझे आप बोल रहे थे वहां 10 लिखा हुआ है। कहाँ है लिखा हुआ? 500 मिलियन का था, 50 मिलियन शेयर है, 10 रुपए गिवन है यार। जहां आप देख रहे थे वहां असल में 10 देखना था, बाकी सब कुछ आपने देखा, जो देखना था वो देखा ही नहीं। जी आंसर, आंसर वो प्लीज बता दो। 207 पूरा। ये क्या है? कैश रिसीव्ड अगेंस्ट राइट शेयर्स। नेक्स्ट अब क्या निकालना? इश्यू फॉर वैल्यू। अच्छा यहाँ ना एक, यकीन हम डिटेल में वर्किंग कर रहे थे, एक शॉर्टकट पॉसिबल है। जहन में क्वेश्चन बनाया जरा, इश्यू फॉर वैल्यू शेयर इनटू इनटू ढूंढ के, इनटू 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 इशू प्राइस या मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस या इशू प्राइस? बोले फिगर 33 इज इक्वल टू 207।
अब ये लिखा जा सकता है यकीन, लेकिन शायद टाइम इससे बच सकता है कि हम स्ट्रेट अवे 207 डिवाइडेड बाय 33 करके इशू फॉर वैल्यू शेयर्स निकाल सकते हैं। कर सकते हैं? आंसर बताएं। व्हाट इज 6.27? इशू फॉर वैल्यू शेयर्स आ गए, मिलियन शेयर्स आ गए। 6.27 इशू फॉर वैल्यू मिलियन शेयर्स आ गए। लास्ट स्टेप करनी बोले पूरी फिगर्स के साथ, नहीं इशू फॉर नो वैल्यू कैसे निकालूंगा? रादर देन कि आप फिगर्स बोले, मुझे इनके नाम बताएं। टोटल राइट शेयर्स माइनस इशू फॉर वैल्यू। अब बोले जरा क्वांटिटीज। 9.2 million shares minus 6.27 shares, 2.93 million issued for no value million shares। ठीक है, लिखना नीचे वर्किंग करना, टेबल की जगह छोड़। आपके आंसर से महसूस हुआ है कि जब भी कभी मैंने कोई क्वेश्चन रिवाइज करने को कहा है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैंने चेंजेस नहीं को देखा, कभी सवाल का ही नहीं। हम कैसे रिवाइज करते? हम रेशियोज कर रहे थे, वो भी अभी याद आया। कर रहे थे, करना था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से वर्किंग क्लियर होगी प्लीज? जी वर्किंग नोट होगी। चलिए सर, मैं इसे कंप्लीट नहीं कर रहा। आपने अब घर में दो काम करने हैं। वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 151 निकालना है, या सॉरी पेज नंबर 151 लिख लेना। हो सकता है वॉल्यूम 1 ना हो पास, रहने दें, निकालने को रहना। पेज नंबर लिखें वॉल्यूम 1 का 151। उस पे ये सवाल एज इट इज मौजूद है, इस वक्त हम कर रहे हैं चांद पेंट्स, और इसका आपके पास रजिस्टर में आंसर भी अवेलेबल होना चाहिए मेरा ख्याल, नहीं मतलब होना चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट ए है वो तो आपने वहां से देख के दोबारा रिवाइज कर लें, सॉल्व करना चाहें सबसे बेस्ट है। लेकिन ये कहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी? पेज नंबर 151। रिक्वायरमेंट बी में मैंने आपको शेयर्स की बात कर दी है। प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेंगे? रिक्वायरमेंट ए में मिलेंगे। रीस्टेटेड प्रॉफिट लेंगे आप अगर पिछले साल में प्रॉफिट रीस्टेटेड, तो ये फिगर्स बस आपने प्लेस करनी है। तो एक काम कर लीजिए, रख लें, बात समझ आ गई। सेकेंडली इसी तरह का एक और सवाल, पेज नंबर ढूंढे, वॉल्यूम सॉरी ढूंढने के लिखना सर, वॉल्यूम 1 में पेज नंबर है 131। डेफोडिल्स के नाम से आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपने काफी दफा पहले अटेम्प्ट किया हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 5 में पेज नंबर कौन सा? इस पेज नंबर 131 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वॉल्यूम 1 में, इसमें भी आपने ईपीएस कैलकुलेट करनी है। यहाँ रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक आपको एक्स्ट्रा काम कह रहा हूँ। पेज नंबर 131 पे जो डेफोडिल्स वाला सवाल है उसमें आपने, बल्कि वहां एक अपने पास रिक्वायरमेंट नोट करना, रजिस्टर में आपने लिखे डेफोडिल्स, रजिस्टर में किसी सफे पे लिखा जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि कौन सा फॉर्म पे रिवाइज करना आपने करना है। डेफोडिल्स पेज नंबर 131, रिक्वायरमेंट बी। वॉल्यूम 1 रिक्वायरमेंट बी। करना आपने ये है, कैलकुलेट द ईपीएस
एक रिक्वायरमेंट लिखना जरा, कैलकुलेट द EPS फॉर द ईयर एंडेड 31st December. Calculate the EPS for the year ended 31st December 2017 with the comparatives. कौन सा साल? 16 with the comparative 2016. बिल्कुल उसी तरह से शायद सॉल्व होगी जिस तरह से अभी आपके सामने ये चांद पेंट्स में हुई है। कौन सा काम हो चुका है वहां भी, चेंजेस इन इक्विटी बन गई हैं, प्रॉफिट्स आगे में, आपने वंस अगेन शेयर्स के एंगल से वो पढ़ना है। मेरी तरफ देख के जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जहन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल का कॉलम जहन में लाएं। होता है शेयर कैपिटल का कॉलम नॉमिनल वैल्यू पे बना होता है, उसी कॉलम को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिवाइड बाय 10 करें तो वही सारा कॉलम है जिसे हम एक्चुअल कह रहे होते हैं, और उसकी बेस पे शायद आप वेटेड बना सकते हैं और प्रायर ईयर एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट लिखवाई है इसका भी आंसर आपके पास अवेलेबल है, पेज नंबर 232 देखें वॉल्यूम 2 पर। पेज नंबर 232 ढूंढो। ये जो मैंने रिक्वायरमेंट आपको लिखवाई है डैफोडिल्स के एंगल से, डैफोडिल्स के एंगल से, उसका आंसर आपको वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। मेरी तरफ से क्या क्या होमवर्क है, प्लीज नंबर 1 चांद पेंट्स का बी पार्ट कंप्लीट करना है, कर लेंगे सर। और चांद पेंट्स ओरिजिनली आपने वॉल्यूम 1 में किस पेज पे किया हुआ है, पेज 151, तो काइंडली पहले इसको फाइनल कर लीजिएगा। और सेकेंडली डैफोडिल्स है वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 131 पे, उसका बी पार्ट मैंने अभी खुद से होमवर्क के तौर पे खुद बनवाया है, लेकिन उसका आंसर आपको कहाँ बता रहा हूँ, पेज नंबर 232 और वॉल्यूम 2 पे अवेलेबल है। घर से हो सकता है तो इंशाल्लाह घर से आप करके आइएगा, और कल काइंडली हमारी मुलाकात 11 बजे रख रहे हैं, और 11 बजे मेरे ख्याल से फाइनल ही कर लें नेक्स्ट जितने भी संडे हैं, कभी कोई ना हुई क्लास हो, शायद अगर ना हुई तो बता दो। और 11 से लेकर तकरीबन ज़ोहर तक पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज इंशाल्लाह इकट्ठे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट समझ आ गई सारी? बारिश का कल भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, हम जहां भी होंगे क्लास में ही होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने आज का दिन ना लगाया इस काम पे तो ये सारा काम हो जाना है खराब, और अगर लगा लिया तो आइए सेट भी रिवाइज होने लगा है और EPS की बेसिक फाइनल हो जाएगी।